नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज की यह महामैराथन होने वाली है और इस मैराथन में हम आपको भारत का इतिहास कराएंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। और ये हमारे नोट्स हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक पूरी तरीके से आपका रिवीजन करा देगा भारत के इतिहास का, प्राचीन भारत के इतिहास का। ठीक है भाई, तो ये हमारे जो ये नोट्स है ये हमने बहुत मेहनत से तैयार किए हैं। और साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपके कोई से भी एग्जाम हो, रेलवे के, ग्रुप डी के कोई भी एग्जाम्स हो भाई, जो ये वीडियो है ना ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और हमने बहुत मेहनत से ये बनाए हैं भाई। ठीक है, देखो ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ठीक है, और इस पूरी वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास खत्म करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब बता देता हूं। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको, अगर आपको ये पीडीएफ लेना चाहते हो, अगर ये आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, ठीक है, जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो नोट्स हैं उनका प्राइस 30 रुपये है। ठीक है, कितने रुपये भाई? 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये इनका चार्ज होने वाला है। ठीक है, 30 रुपये। समझ भाई मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के नोट्स का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए आपको मजा आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक चीज याद होगी। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, 3 प्रमुख स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो हमारे पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत और एक विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अभिलेख, मुद्राएं, मूर्तियां, चित्रकला एवं स्थापत्य कला पुरातात्विक स्रोतों में शामिल होती हैं। ठीक है, जैसे कि सिंधु सभ्यता में मुद्राएं, मूर्तियां, ताम्रपत्र और दीवारें और मोहरे हैं। ठीक है, संपूर्ण भारत में शिलालेख, स्तंभलेख और ताम्रपत्र लेख मिले हैं। अशोक के शिलालेख, ठीक है, संस्थानिक शिलालेख वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते का उल्लेख करते हैं। हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बता रहे हैं कि कौन से पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस राजा से संबंधित है? राजा खारवेल से संबंधित है। खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा था। एक बेसनगर अभिलेख प्राप्त हुआ है विदिशा से, और इसे गरुड़ शतमलेख भी कहते हैं। भारतीय धर्म के प्रसार का उल्लेख अशोक ने किया है, रुद्रदामन ने किया है, गुप्त शासकों ने भी किया है। ठीक है, और कुछ और प्रमुख अभिलेख हैं। देखिए, जैसे कि इन अभिलेखों के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एरण अभिलेख, एरण अभिलेख में से क्या प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और प्रयाग स्तंभ जो लेख है वो किस राजा से संबंधित है? वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। याद रखना है, किस राजा से संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। किससे? रुद्रदामन। ठीक है, यह जो जूनागढ़ जगह है ना, यह गुजरात में पड़ती है। और इस अभिलेख का दूसरा नाम गिरनार अभिलेख भी है। कौन सा अभिलेख है? गिरनार अभिलेख है, जो कि एक संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। ठीक है, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, जो कि हमारा चंपू शैली में है। कौन सी शैली में है? चंपू शैली में। ठीक है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, ये याद लिख देता हूं, चंपू शैली में, चंपू शैली में है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, और भाई अपना ये ऐहोल अभिलेख है जो कि स्कंदगुप्त का है। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। एरण अभिलेख में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से है। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, जो कि एक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता रुद्रदामन। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख का दूसरा नाम गिरनार अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। समझ में आया भाई। एवं साहित्य के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं? जैसे कि वेद हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, रामायण, महाभारत, बौद्ध जातक कथाएं और जैन साहित्य आगम। ठीक है, धार्मिक सत्र, मनुस्मृति या याग
याज्ञवल्क्य स्मृति। संस्कृत साहित्य में कालिदास की कुछ साहित्य हो सकते हैं, भास की किताबें, शूद्रक की किताबें, माघ की किताबें। और प्राकृत साहित्य में हरिश्चंद्र की कृति हो सकती है। हरिश्चंद्र किसकी किताब है? बाण भट्ट की किताब है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता बाण भट्ट। ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ेंगे। मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या क्या हमारे स्रोत होने वाले हैं। हमने फिर अब साहित्यिक स्रोत देख लिए, ठीक है। अब विदेशी यात्रियों का विवरण, जैसे कि विदेशी यात्री भारत में आए थे, ठीक है। विदेशी यात्री भारत में आए थे, कौन कौन से आए थे, ठीक है, उन सभी से हम जानकारी लेते हैं। विदेशी यात्री हमारे देश के बारे में क्या बताए गए हैं, जैसे कि कुछ यूनानी रोमन आए, हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। भारत में चीनी यात्री फाहियान आया, हेनसांग आया, इत्सिंग आया था। अन्य विदेशी लेखक जैसे मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य के माया, प्लूटार्क, टॉलमी, ठीक है। टॉलमी की एक किताब थी नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं, ठीक है। ये बाकी चलते हैं भाई, कैसे लग रहे हैं आपको नोट्स, कमेंट में बताना। ये एक छोटा सा बेसिक सा वो था, ठीक है। कुछ प्रमुख लेखक और उनकी कृतियां देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है, ठीक है। हेनसांग, बेनसांग नहीं, अरे हेनसांग होगा। हेनसांग की पुस्तक का नाम है सियुकी। फाहियान की किताब का नाम है फोकोकी। और अलबरूनी है भाई, ठीक है। अलबरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद इसकी किताब का नाम है, ठीक है। सिक्के और मुद्राएं, ठीक है। पंचमार्क सिक्के बिना लेख के, और वह केवल चिन्ह जिन पर होता था उन सिक्कों को आहत सिक्के बोलते थे। मौर्य काल में सोने के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तकालीन जो गुप्त सिक्के थे ना, गुप्त काल में जो राजा थे उन्होंने ना सर्वश्रेष्ठ सोने के सिक्के चलाए थे भाई, मतलब सबसे बढ़िया सोने के सिक्के गुप्त शासकान चलाए थे। सातवां कुषाण ने ब्रॉन्ज और चांदी के सिक्के चलाए थे। सिक्कों से शासनकाल, धर्म, वंश, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, ठीक है। आप पढ़ेंगे भाई सिंधु घाटी सभ्यता, और यहां से आपका एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। इसका समय और नामकरण देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी खोज 1921 में हड़प्पा में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है 1921 में किसने करी थी? इसकी खोज दयाराम साहनी ने, नाम लिखो, दयाराम साहनी ने खोज की थी। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज, और या फिर इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने खोज करी थी, ठीक है। चलेंगे भाई, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में जो पंजाब हिस्सा है उसमें है हड़प्पा, ठीक है। आगे चलेंगे, कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं भारत में, जैसे कि लोथल है, गुजरात में पड़ता है, और ये उस समय का बंदरगाह हुआ करता। डॉक गार्ड क्या होता है? बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहां पे शिप शाप रुकती हैं, जहाज रुकते हैं, व्यापार होता है, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में है। हड्डियों की खेती के अवशेष हड़प्पा मिले हैं, हड्डियों की खेती के अवशेष, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिले हैं? चूड़ियों के लिए भी ये फेमस था, चूड़ियों के लिए, ठीक है। किन के लिए? चूड़ियों के लिए फेमस था कालीबंगन, ठीक है, चूड़ियों के लिए। समझ में आया? ठीक है। राखी गड्डी ये हमारा हरियाणा के हिसार में है, और यह सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा से जल प्रबंधन मतलब जल के साइन बोर्ड के अवशेष मिले हैं। पाकिस्तान में हड़प्पा जगह है जो पंजाब में है। मोहनजोदड़ो सिंध में पड़ता है, यहाँ से महान स्नानागार और अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं, महान स्नानागार और अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। और चानोदड़ो, ठीक है।
आगे चलेंगे। इनकी नगर योजना कैसी थी, नगर योजना देख ले हैं। नगर योजना मतलब बिल्कुल प्लान्ड थी, बिल्कुल सड़कें सीधी और एक दूसरे से काटती हुई थी, मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम अत्यधिक विकसित था। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार और अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। सामाजिक जीवन कैसा था, देखो भाई सामाजिक जीवन, समाज संगठित एवं नगरीय था, मतलब अर्बनाइज थी। मतलब कि ये कैसी सभ्यता थी, यह शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है। कपड़े सूती वस्त्र के उद्योग मिले हैं। आभूषणों का उपयोग सोना चांदी तांबा मणि मोती आदि का उपयोग करा करते हैं। खिलौने मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है, जैसे नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है अपनी, बताइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आर्थिक जीवन तक कृषि क्यों करा करते, मुख्य फसल थी, गेहूं था, जौ था, तिल था, कपास था। बैलगाड़ी हल और सिंचाई की जानकारी भी यहां से मिलती है। व्यापार आंतरिक और बाहरी व्यापार होया करता। विदेशी व्यापार किसके साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ, जो वर्तमान में इराक में है। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ होता था। मुद्रा कोई नहीं थी, बस वस्तु विनिमय थी, मतलब चीज के बदले चीज दे देना। कला और शिल्प, धातु शिल्प तांबा कांस्य सोना चांदी का प्रयोग कराया करते। प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, देखा, प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति नर्तकी करती हुई लड़की यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, किससे हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एवं धार्मिक जीवन और देख ले भाई इनका, ये मातृ देवी की पूजा करते थे, भूमि को मातृ देवी मानते थे। पशुपतिनाथ भगवान शिव का आदिम रूप, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा, पीपल की हवन की, इनकी पूजा करया करते। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, पशु पूजा में किस किस की पूजा करा करते, बैल की, हाथी की, बाघ की। ठीक है, अग्नि उपासना और लिंग पूजा भी करते थे। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, मतलब अपठित थी, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, कहाँ से, दाएं से बाएं से। जैसे कि ये हमारा मान लो कि राइट है और ये लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट तक लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी। हम ऐसे लिखते हैं पर ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पतन के भाई के कारण रहे, पतन के कारण बाढ़ भूकंप और जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण रहे। नदियों को का मार्ग परिवर्तन हो गया, आर्यों का आक्रमण, कुछ इतिहासकारों का मत है। व्यापार और कृषि सही तरीका नहीं हुई, इसका पतन हो गया, जय हिंद है। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे बड़ा स्थल कौन सा, राखी गट्टी। सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। प्रसिद्ध मूर्तियां, नृत्य करते हुए लड़की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, और दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से, और गोदीबाड़ा मतलब डॉकयार्ड लोथल से प्राप्त हुआ है, बंदरगाह। समझ में आया भाई। अब देखेंगे सिंधु घाटी के, यहाँ से प्रश्न जरूर बढ़ता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और प्रमुख स्थलों में उनकी विशेषताएं जरूर देखोगे भाई आपसे, यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में यह पंजाब में के पाकिस्तानी सेम पड़ता है। ठीक है, गेहूं जौ की खेती व मिट्टी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी की मूर्तियां, कौन सी, मिट्टी की मूर्तियां, गेहूं और जौ की खेती याड़े तय मिली है। मोहनजोदड़ो की खोज इस 1 साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा, और मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से महान स्नानागार और अन्नागार भी लिख लेना, नृत्य करती हुई लड़की और पाषाण पुरुष की मूर्ति भी प्राप्त हुई है भाई, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति। ठीक है, चलो भाई आगे। भाई देखो भाई, ये अपने नोट्स हैं भाई, जिनने भी ये नोट्स लेने हैं ना भाई, ठीक है, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के इस मैराथन के बाद, ठीक है, या एंशिएंट हिस्ट्री इस मैराथन में मैं करवाने लग रहा हूँ। ठीक है, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन के बाद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आप 30 रुपये में ले सकते हो भाई, 30 रुपये में ले सकते हो भाई एंशिएंट हिस्ट्री की पीडीएफ। ठीक है जी, चलो भाई आगे। ठीक है भाई, आगे देखेंगे भाई। चानुदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजमूदार। चानुदड़ो मतलब कि चाहना कैसे होता है, मजे मजे में होता है। ठीक है, यह भी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। मन के बनाने का उद्योग यहाँ से मिला है। लोथल की खोज अपडेट और याद मत करना। ठीक है, लोथल की खोज
एस राव ने करी थी, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है। यह बंदरगाह था और चावल के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है, ठीक है। आगे है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज ए घोष का मतलब अमलानंदन घोष ने की थी। और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। हड्डियों के हल के निशान यहाँ से मिले हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। धौलावीरा जगत जोशी ने इसकी खोज करी थी, ठीक है, जगतपति जोशी ने, ठीक है। और धौलावीरा कौन सी नदी पर? लूनी नदी पर है और यह गुजरात में पड़ता है। जल प्रबंधन और से सबसे बड़ा अक्षर लेख कितना हुआ है? धौलावीरा से मिला है। सूत कांगेडोर, इसकी खोज स्टाइन ने की थी, बलूचिस्तान में पड़ता है। समुद्री व्यापार का केंद्र हुआ करता सूत कांगेडोर, ठीक है। राखी गड्ढी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अगर पूछ लिया जा तो ये राखी गड्ढी खोज किसने करी थी? राखी गड्ढी की खोज करी थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। हरियाणा में पड़ता है, ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। बनावली खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी, यह भी हरियाणा में पड़ता है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है। गेहूं और जौ की खेती और दोनों प्रकार की बस्तियां, पक्की भी और कच्ची ईंटों की बस्तियां भी बनावली से हमें मिली हैं, ठीक है। और भाई खिलौने भी मिले हैं बनावली ते। इनकी एक बार कला और शिल्प देखते हैं। कला और शिल्प मूर्तियां देखेंगे। नर्तकी करती हुई लड़की, ये हमारी मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला पुरुष, ये भी मोहनजोदड़ो से। मातर देवी की मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और तुम्हें पता होगा कि कौन सी धातु का प्रयोग करते थे। कृषि और पशुपालन देख लो भाई। मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ, तिल, कपास। दुनिया में कपास का सबसे पुराना प्रमाण हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। बैल, भेड़, बकरी, हाथी, ऊंट, कुत्ता आदि पालतू जानवर थे, ठीक है। अगर आपको घोड़ा दे देना ऑप्शन में कि क्या सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, अगर ऑप्शन में घोड़ा है तो घोड़े से वो परिचित नहीं थे। धर्म देखें, मात्र देवी की पूजा करा करते, पशुपनाथ की पूजा करते, वृक्ष की पूजा, अग्निकुंड की पूजा, ठीक है। अग्निकुंड की पूजा के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। व्यापार कितना होया करता? मेसोपोटामिया तो होया करता, ठीक है। इवेसिया या और सारी चीजें तो हमने पढ़े रखी हैं। लिपि कैसी थी? अपठित थी, पढ़ी नहीं जा सकी थी। पतन के कारण भी हमने ऊपर देख लिए थे। आप पढ़ेंगे भाई वैदिक काल, ठीक है। एक रिवीजन वीडियो है। वैदिक काल 1500 से लेके 1600 ईसा पूर्व तक, 1500 से लेके 1600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल रहा है, ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है ऋग्वैदिक काल, दूसरे को उत्तर वैदिक काल। एक को ऋग्वैदिक काल, दूसरे को उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। मतलब कि जो हमारा वैदिक काल है वो 1500 से लेके 600 तक है। 1500 से लेके 1000 तक ऋग्वैदिक काल है और 1000 से लेके 600 तक हमारा उत्तर वैदिक काल है। जो ऋग्वैदिक काल था वो पंजाब का एरिया था, वह उत्तरी पश्चिमी भारत था, ठीक है। और इसको सप्त सिंधु क्षेत्र था, ठीक है। मतलब कि सप्त सिंधु क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जो ऋग्वैदिक काल था वो हमारा पंजाब व उत्तरी पश्चिम भारत में थे। जैसे कि एक मतलब सा चित्र बना लेता हूँ भारत का। ये देखो पश्चिम दिशा कौन सी है भाई? ये है पश्चिम दिशा, ठीक है। और ये उत्तर है, मतलब ये एरिया हमारा ऋग्वैदिक काल का था, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का गंगा की घाटी में विस्तार, मतलब यूपी वापी वाला एरिया, जित भी गंगा घाटी का विस्तार है ना, उड़े का हमारा उत्तर वैदिक काल था। आई बात समझ में? आगे जी भाई, चलो भाई आ गया, ठीक है। एक ऋग्वैदिक काल की नदियां देख लो भाई। ऋग्वैदिक काल की नदियां, उनके प्राचीन नाम आप तब पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि सतलज का प्राचीन नाम होया करता स्तुद्री, सतलज का प्राचीन नाम क्या होया करता? स्तुद्री। व्यास का प्राचीन नाम होया करता विपाशा, ठीक है। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा और रावी का प्राचीन नाम हुआ करता पुरुषणी। रावी का प्राचीन नाम हुआ करता पुरुषणी। चिनाब का प्राचीन नाम होया करता अस्किनी, ठीक है। चिनाब का प्राचीन नाम होया करता अस्किनी, ठीक है भाई। आगे है झेलम का प्राचीन नाम होया करता वितिस्ता। झेलम का प्राचीन नाम होया करता वितिस्ता। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या होया करता? सरस्वती नहीं आएगा भाई। घग्गर का प्राचीन नाम होगा दरसदती, ठीक है।
दत्ती भाई, दरस दत्ती लिखो भाई, सरस्वती गलत लिखा गया भाई, सॉरी, दरस दत्ती। अपना यमुना का यमुनाएं था, ठीक है, यमुना का यमुनाएं था, ठीक है। चलेंगे भाई आगे। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी भाई इनकी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, मुद्रा प्रचलित नहीं थी, वस्तु विनिमय की प्रथा थी, मुख्य फसलें जौ और गेहूं थी और धान भी थी, ठीक है। प्रमुख पशु गाय, धन का मुख्य आधार गाय था, ठीक है। घोड़ा, बैल, भेड़, बकरी, मतलब कि जो हमारे जो वैदिक काल में लोग थे वो अपने घोड़े से परिचित थे। और जो ये वैदिक काल की सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। धातुएं तांबा, सोना, चांदी, शीशा, लोहा आदि थी। हस्तकला, बुनाई, मर्द भांड निर्माण, बर्तन बनाना, धातु शिल्प इनकी हस्तकला थी, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। समाज पितृसत्तात्मक था, ठीक है। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। विवाह संस्था विद्यमान थी, स्त्रियों को शिक्षा और सामाजिक सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी। प्रचलित प्रथाएं थी बहुपतित्व, मतलब कि बहुत सारे पति, एक पत्नी प्रथा भी देखी जा सके है। उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा और जाति प्रथा का उद्भव हुआ, मतलब उत्तर वैदिक काल में, मतलब कि 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का काल है ना, उसमें हुआ भाई। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित स्त्रियां जो रहती थी उन्हें अमाजू कहते थे। क्या कहते थे भाई? अमाजू कहते थे। और इनकी भाषा थी संस्कृत। भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी भाई? शासन प्रणाली राजतंत्र थी। राज्य का प्रमुख राजा होता था। राजा को शासन में सहयोग देने वाली संस्थाएं हुआ करती, सभा और समिति होती थी, ठीक है। राजा की सेना को वीर और जनता को जन कहते थे, ठीक है। राजा की सेना को वीर और जनता को जन कहा जाता था। राजा के पास सीमित अधिकार वह प्रजा के हित में कार्य करता था, ठीक है। राज्य के पास घने अधिकार नहीं हुआ करते, सीमित अधिकार हुआ करते और प्रजा के हित में कार्य करा करते। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति व अधिकार बढ़े थे भाई। तो उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकार बढ़ गए थे और कर वसूलने की प्रथा आ गई थी, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था कैसी थी भाई? प्रमुख देवता इंद्र को युद्ध व वर्षा का देवता मानते थे। अग्नि को यज्ञ का देवता मानते थे। वरुण को नैतिक नियमों का, मोरल्स वैल्यूज का रक्षक मानते थे, ठीक है। वरुण को नैतिक नियमों का संरक्षक मानते थे, ठीक है भाई। ये अपने भाई प्यारे प्यारे नोट्स है भाई। बिल्कुल आप इन्हें 30 रुपया में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर सको, 30 रुपया, मात्र 30 रुपया में। और जिसके द्वारा पैसा नहीं है वो अपना सीधा देख सके हैं। सोम देवताओं का पे, मतलब कि सोमरस होया करता, ठीक है। मरुत तूफान का देवता। रुद्र औषधियों का देवता। पूषण पशुओं का देवता होता था। प्रमुख देवी उषा। भोर की देवी किसे मानते थे? भोर की देवी उषा को मानते थे, ठीक है। और ज्ञान व वाणी की देवी सरस्वती को, और धरती माता पृथ्वी को धरती माता मानते थे। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ होता था, ठीक है। स्तोत्र पाठ स्तुतियां होती थी। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। यह हमारा ऋग्वैदिक काल था, जो कि हमारा कितने तक था? 1500 से 1000 तक हमारा ऋग्वैदिक काल था। एक उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे जो कि 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो विस्तार है वो गंगा की घाटी और पूर्वी भारत तक था। राजनीतिक व्यवस्था, जनपद और महाजनपदों का उदय हुआ था भाई। महाजनपदों का उदय होने लगा था। सभा समिति का महत्व घट गया था। राजा की शक्ति बढ़ने लगी थी। सामाजिक व्यवस्था, जाति प्रथा, क्षत्रियों की स्थिति कमजोर हो गई थी। सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया था। आर्थिक व्यवस्था कैसी हो गई थी? आर्थिक व्यवस्था, लोहे का प्रयोग होने लग गया था। कृषि में उन्नति होने लगी थी। हल चलाना व धान की खेती भाई जोर दे दिया था लोगों ने। धार्मिक जीवन, धार्मिक व्यवस्था,
जग कर्म कांडों का बढ़ता प्रभाव और ब्राह्मणों का वर्चस्व, मतलब कि ब्राह्मणों का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। ठीक है भाई। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी भाई? आर्थिक व्यवस्था देखो, आर्थिक व्यवस्था व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। कृषि पशुपालन में उन्नति हुई, लोहे के औजारों का प्रयोग शुरू हुआ, बैल व हल से कृषि की जाती थी, धान की खेती का प्रसार हुआ। इस काल में प्रमुख मिट्टी की वस्तुएं जैसे कि पेंटेड ग्रेवियर, मतलब कि चित्रित धूसर भांड, मतलब कि जो बर्तना पे चित्रकारी करे हुए मिट्टी के बर्तन प्रचलित हुए थे भाई उत्तर वैदिक काल में। धार्मिक व्यवस्था कैसी थी भाई? धार्मिक प्रमुख देवता इनका त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा हो गया था भाई। ठीक है। यज्ञ व अनुष्ठानों का प्रसार हो गया था। समझ में आया भाई? ठीक है। ठीक है। कर्म कांड, जो कर्म कांड थे ना वह जटिल हो गए थे क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था। उपनिषदों का ज्ञान व आत्मा ब्रह्म पर बल दिया गया। उपनिषदों के ज्ञान और आत्मा ब्रह्म पर बल दिया गया भाई। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य कौन कौन सी अपनी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त 10 मंडल हैं। सामवेद संगीत व राग का ग्रंथ है। यजुर्वेद यज्ञ विधि से संबंधित है। अर्थवेद तंत्र मंत्र औषधि जादू टोना व लोक जीवन से संबंधित अपना अर्थवेद। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाए थे भाई? ये वेद तो बना दिए, ये वेदा की एक प्रकार तक गाइड थी, गाइड थे। ठीक है। वेदों की व्याख्या करने के लिए अरण्यक, जंगलों में पढ़े जाने वाले ग्रंथों को अरण्यक बोलते थे, ध्यान और साधना पर आधारित थे। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान पर बल देते थे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और पुराणों की अगर संख्या आपसे पूछ ली जाए पुराणों की, तो पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है। वेदांग कितने? 6। कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है। वेदांग कितने भाई? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। याद करो मेरे साथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है। ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं भाई? ऋग्वेद के उपवेद, इनके उपवेद भी हैं। एक हमारा आयुर्वेद है, ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? और अपना उपनिषद कौन सा? ये भी ऐत्रेय है। सामवेद का उपवेद, ठीक है, मतलब कि जो वेदा के हम पढ़ेंगे सबसे पहले उपवेद। वेदा के उपवेद हैं ये है वेदा के उपवेद। और फिर इनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? जो कि इनको समझने के लिए बनाए गए थे। दिगेरे ये ब्राह्मण ग्रंथ है और ये इनके उपनिषद हैं। समझ में आया? मतलब कि अगर आप तर ऋग्वेद का उपवेद पूछे तो वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद को समझने खातिर कौन सा गाइड चाहिए कि वो हमारा ऐत्रेय है। क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है। और ऋग्वेद का उपनिषद भी ऐत्रेय है। ऋग्वेद का उपनिषद भी ऐत्रेय है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंशय। ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंशय और उपनिषद इसका छांदोग्य उपनिषद है भाई। सामवेद का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका शतपथ ब्राह्मण है भाई यजुर्वेद का। उपनिषद इसका है बृहदारण्यक। कौन सा है? बृहदारण्यक। अर्थवेद का उपवेद है स्थापत्य वेद। अर्थवेद का क्या? स्थापत्य वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। और भाई उपनिषद मुंडोक उपनिषद या कठ या प्रश्न उपनिषद। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। उपनिषद भी ऐत्रेय है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ब्राह्मण वेद है पंचविंशय और उपनिषद है छांदोग्य। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उपनिषद है बृहदारण्यक। अर्थवेद का उपवेद है स्थापत्य वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है गुप्पद और उपनिषद है मुंडोक या कंठ उपनिषद इसको बोलते हैं। ठीक है।
एक दर्शन देख लेते हैं। भारतीय दर्शन को 6 दर्शनों में बांटा भाई। भारतीय दर्शन को कितने दर्शनों में बांटा है? 6 में। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया, योग दर्शन पतंजलि ने, वैशेषिक महर्षि कणाद ने दिया, न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने, मीमांसा दर्शन जैमिनी ने दिया, और वेदांत है वो बादरायण ने दिया। वेदांत बादरायण ने, मीमांसा जैमिनी ने, न्याय गौतम ने, वैशेषिक महर्षि कणाद ने, योग पतंजलि ने, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया है। ठीक है। अन्य ग्रंथ जैसे कि पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्रमुख पुराण विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण। मत्स्य पुराण विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। ठीक है। और मत्स्य पुराण में कौन से वंश की जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन वंश की, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। समझ में आया भाई? और विष्णु पुराण में कौन से वंश की? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। समझ में आया? बिल्कुल। और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की जानकारी मिलती है? वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। ठीक है भाई। अगर ये नोट्स लेने हैं तो भाई 30 रुपए की आप PDF ले सकते हो। ठीक है। आपको पेमेंट कहाँ करनी है? आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी AS स्टडी स्टिमुलेटर है। महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है। 1,00,000 श्लोक है। जगत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। समृति ग्रंथ कौन से? मनु समृति, याज्ञवल्क्य समृति, नारद समृति, पराशर समृति। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का विधि एवं जीवन शैली पर आधारित संक्षिप्त रूप है भाई, सूत्र साहित्य। ठीक है। तो भाई अपने आगे देखेंगे जैन धर्म पढ़ेंगे भाई। जैन धर्म भाई, जैन धर्म का उदय 6वीं सदी में हुआ था। ब्राह्मणवादी कर्म कांडों के विरुद्ध जैन धर्म का उदय हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज्यादा हो गया था। इसके संस्थापक ऋषभ देव थे और यही इसके प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे भाई? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे भाई? 23वें तीर्थंकर थे भाई पार्श्वनाथ थे। 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे भाई। कौन थे भाई? महावीर स्वामी थे। ठीक है भाई। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था भाई इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पिता का नाम था सिद्धार्थ भाई। पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। मूल पाठ में महामाया लिखा भाई। मूल पाठ में इसका नाम, माता का नाम महामाया बताया है, पर मान्यता त्रिशला को दी है भाई। मान्यता त्रिशला को दी है। अब कहीं पे अगर त्रिशला ऑप्शन में ना हो और महामाया ऑप्शन में है तो महामाया लगाना है। ठीक है। इसकी माता त्रिशला और महामाया थी। ठीक है। पत्नी थी यशोदा। इसकी पुत्री का क्या नाम था? अनोजा बाई या फिर प्रियदर्शना। ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनोजा या प्रियदर्शना था, याद रखना भाई। दामाद था इसका जामिल, और इसका प्रथम अनुयायी इसका दामाद बनया था। ठीक है। बताओ भाई किसे नोट्स है? आ रहा ना मजा? पहली महिला भिक्षुणी थी चंदना। चंपा के राजा दद्दिवान की पुत्री थी भाई चंपा, चंदना। ठीक है। चंदना बनी थी इसकी पहली महिला भिक्षुणी, जो चंपा के राजा दद्दिवान की पुत्री थी। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें गृह त्याग कराया था। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चला गया था। 30 वर्ष की अवस्था में। कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है भाई। ज्ञान प्राप्ति जरम्बिक गांव में हुई थी भाई, रिज्जुपालिका नदी के, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे रिज्जुपालिका नदी के तट पर। और जरम्बिक गांव था, गांव का नाम था जरम्बिक। नदी कौन सी थी? रिज्जुपालिका नदी थी। और इसकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी 527 में, 527 में। ठीक है।
जैन संघ की स्थापना इसकी मृत्यु पर के बाद पावापुरी में ही की गई थी। ठीक है, समझ में आई। इसका जन्म कहाँ हुआ था? 599 में कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इसका जन्म हुआ था। समझ में आया। बचपन का क्या नाम था इसका? बचपन का नाम बताइए, बचपन का इनका नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। ये सारी की सारी चीजें याद रखेंगे, लिखोगे ना याद? ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। नोट्स लेने हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, ए स्टडी स्टिमुलेटर। ठीक है, वहां जाके ग्रुप होगा, उसमें हाई का मैसेज कर देना, पर्सनल कांटेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, जैन संगति हुई थी भाई। इसके मरण के बाद भाई जैन धर्म को आगे चलाने के लिए जैन संगति आई। प्रथम जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। जो प्रथम संगति थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका अध्यक्ष था सथुलबुद्धर। परिणाम क्या था? प्राचीन जैन साहित्य जो आगम प्राकृत भाषा थी ना, उसका विकास हुआ। फिर इस प्रथम बौद्ध संगति में ना जैन धर्म ना दो भागों में बट गया था। एक बट गया था श्वेतांबर, एक हो गया था दिगंबर। ठीक है, मतलब कि जैन धर्म का विभाजन प्रथम संगति में हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सथुलबुद्धर। ठीक है, अब आगे है द्वितीय संगति 512 में हुई थी और स्थान था वल्लभी। ठीक है, अध्यक्ष थे देवधी समाश्रमण। ठीक है, देवधी समाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। तो जैन संगतियां हुई हैं, दो हुई हैं। कितनी हुई हैं? दो हुई हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं, जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे। ठीक है, स्यादवाद या अनेकांतवाद, सत्य के अनेक रूप होते हैं, जैन धर्म का मानना था। त्रिरत्न कौन कौन से हैं जैन धर्म के? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सॉरी भाई। ठीक है, पंच महाव्रत दिए हैं इन्होंने। कौन कौन से हैं? ठीक है, पंच महाव्रत मतलब कि ये कभिकरण, ये इनके जो थे अपने नियम थे, प्रिंसिपल थे। एक तो अहिंसा, सत्य, अस्ते मतलब चोरी न करना, अस्ते का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति लोभ न करना, ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा जोड़ा गया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जो ये आगम है वो जैन साहित्य है जो कि प्राकृत भाषा में है। मतलब कि इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, जैन धर्म हमने पढ़ लिया है। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और सबसे पहले हम बौद्ध धर्म में सभी को पता है बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, आधुनिक जगह ये हमारी रुमनी देई कहलाती है। लुम्बिनी को वर्तमान में रुमनी देई कहते हैं जो कि नेपाल में है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन था भाई, पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। कोलीय गणराज्य की कन्या थी भाई, कोलीय गणराज्य की कन्या थी भाई, कोलीय वंश की थी यार। ठीक है, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने इसकी मौसी ने कराया था भाई, इसका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, अगर रियल माँ की बात करें तो महामाया थी और इसका पालन पोषण करने वाली थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, बचपन का नाम था सिद्धार्थ और वहां पे पढ़ा था। देखो आप कहोगे सर हमने जैन धर्म में भी सिद्धार्थ पढ़ा था। जो सिद्धार्थ था वो महावीर के पिता का नाम था और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पढ़ के आए हम। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गोत्रीय अभिधान, गोत्र क्या था? गौतम था। क्या था? गौतम था, तभी तो इन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। पत्नी का नाम था यशोधरा।
पुत्र का नाम था राहुल और इसके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं, इनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं, या फिर आप इनके जीवन का स्ट्रगल भी आप इन्हें कह सकते हैं। गृह त्याग, गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा है। महाभिनिष्क्रमण। 19 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था उन्होंने, 30 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, बोध गया में जगह पड़ती है उरुवेला में, निरंजन फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी भाई। निरंजन फल्गु नदी के, अरे महावीर ने रिजुपालिका नदी के पास जरम्बिक गांव था एक, ठीक है, और साल के पेड़ के नीचे, और जबकि महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ को किस नाम से जाना जाता है? ऋषि पतनम के नाम से भी जाना जाता है सारनाथ को। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। मृत्यु को इन्होंने महापरिनिर्वाण कहा है। 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 563 में इनका जन्म था। 483 में 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध धर्म के मुख्य देख लेते त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्री पिटक और अभिधम्म पिटक। 4 सत्यों का जिक्र है भाई बौद्ध धर्म में। कौन से वे 4 सत्य है? दुख समुदाय, दुख निरोध और दिक निरोध गामिनी। और कौन से मार्ग को बताया ने? अष्टांगिक मार्ग को बताया है। ठीक है, ये हमारे क्या है? इसके 4 सत्य। 4 सत्यों की कल्पना, मतलब 4 सत्यों, जो 4 सत्य हैं वो कौन से धर्म में है? वो अपने बौद्ध धर्म में है। अष्टांगिक मार्ग देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। ठीक है, वैसे आपको इनके नाम इतने रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की। ठीक है, सम्यक समाधि। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या 4 सत्य की संकल्पना कौन से धर्म में है, तो सीधा बता देना है कि बौद्ध धर्म में है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है, जन्म को दर्शाया कमल और मोर से, गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र को है और सारनाथ में जो दिया था। निर्वाण मतलब कि स्तूप के निशान से दर्शाते और पद चिन्ह के निशान से। ठीक है, बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, और संरक्षण थे अजात शत्रु भाई। 483 में हुई थी। कब हुई थी? 483 में, उसकी बिल्कुल मृत्यु के बाद। कहाँ पे? राजगृह में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और ये अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति 383 में हुई थी। 383 में वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। ठीक है, कौन थे? सबाकामी। ठीक है, और भाई किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल, और लिख लो, मतलब किसके शासनकाल में कौन इसका संरक्षण था? जैसे कि पहले वाली में था अजात शत्रु था, ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी कालाशोक के टाइम पे। कालाशोक एक राजा होता था, कालाशोक के समय पे, कालाशोक एक राजा होता था, उसके समय पे हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तीस। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? मोगलीपुत्तीस। कौन थे? मोगलीपुत्तीस थे। और किसके टाइम पे हुई थी? अशोक के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? राजा अशोक के टाइम पे हुई थी, सम्राट अशोक के टाइम पे। ठीक है, परिणाम क्या था? बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ था भाई तृतीय बौद्ध संगति के बाद।
वो मतलब कि चतुर्थ बोध संगति बेहतर में हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बोध संगति बेहतर में हुई थी। ठीक है, और ये हुई थी अपनी कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, संरक्षक दिया था कनिष्क ने। बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था चौथी में, हीनयान में और महायान में। ये हीनयान वाले व्यक्तिगत मोक्ष मोक्ष में ध्यान रखे थे। ठीक है, कि पहले हम क्या कर ले, अपना मोक्ष ले लें। पाली भाषा थी इनकी हीनयाना की। महायान सार्वजनिक कल्याण में, मतलब कि अपने मोक्ष में बाधा डाले थे और पहले सबका कल्याण सोचे थे। महायानों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है भाई, वीडियो कैसी लग रही है भाई, एक बार बताओ भाई। ठीक है भाई, देखो थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ इसमें। देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सभी के सभी जो भी वीडियो देख रहे हो भाई, सभी के सभी मेरे प्यारे भाई जितने भी हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। ठीक है, अगर आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो भाई, पीडीएफ लेना चाहते हो, वैसे तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए फ्री है। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री क्लास हम आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं। फ्री क्लास है भाई बिल्कुल यूट्यूब पर देखो पीडीएफ बनाने में, मटेरियल बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो पीडीएफ का एक नॉर्मल सा चार्ज ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा रुपए नहीं ले रहे। ठीक है, 30 रुपये की भाई, 30 रुपये की जो इस क्लास की पीडीएफ है। एंशियंट हिस्ट्री हम इस पे करा रहे हैं भाई। एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स, एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स आपको मात्र 30 रुपये में मिलेंगे भाई। अब ये पीडीएफ आपको मिले कैसी की? आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ठीक है, ज्वाइन टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा और इस टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नीचे देख लेना। ठीक है, और जिसको भी टेलीग्राम आपको ना मिले भाई, टेलीग्राम नहीं मिलता है आपको यदि, ठीक है, मान लो कुछ दिक्कत हो जाती है तो भाई आप सर्च कर लेना हमारे चैनल का नाम AS स्टडी स्टिमुलेटर। ठीक है, AS स्टडी स्टिमुलेटर आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, क्या है भाई? AS स्टडी स्टिमुलेटर, ये नाम सर्च कर लिया भाई, AS स्टडी स्टिमुलेटर। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है जो कि आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे हाई का मैसेज भेज देना, सभी के सभी हाई का मैसेज भेज देना। जिसको पीडीएफ चाहिए मैं पर्सनल मैसेज करूँगा भाई, पर्सनल मैसेज करूँगा। ठीक है, पर्सनल मैसेज आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको स्कैनर दे दूंगा, तो आप पेमेंट कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी ये बेस्ट पीडीएफ होने वाली है। हम कंटेंट ही हमारा सबसे बेस्ट है भाई। कंपेयर आप कर लेना कि जितना लोग पेड में देते हैं उतना तो हम फ्री करा देते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलो भाई, ये महाजनपदों का उदय देख लेते हैं। महाजनपदों का उदय, बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। कौन से निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ का एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलती है। ये 16 महाजनपद हैं। इनकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक इनके ये आधुनिक क्षेत्र मत करो, ठीक है, पर इनकी राजधानी जरूर कर लो, एक क्वेश्चन पक्का होगा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी है राजगृह। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। काशी की वाराणसी, काशी की वाराणसी। वत्स की कौशाम्बी, वत्स एक महाजनपद था, उसकी क्या थी? कौशाम्बी। वज्जी की क्या थी? वैशाली, विधे या मिथिला, यह एक ही नाम है। ठीक है, कौन सी? वज्जी की क्या थी? वैशाली, विधे या मिथिला। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, कौशल की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। अवंती की क्या है? उज्जैनी या महिष्मती। ठीक है, सिर्फ इनको ही जूम कर लेता हूं क्योंकि यही याद करनी है। मल की राजधानी है कुशावती। क्या है? मल की राजधानी है कुशावती। मल की राजधानी क्या भाई? कुशावती। अवंती की उज्जैन या महिष्मती। ठीक है, पांचाल की राजधानी है अहिछत्तर या काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी अहिछत्तर या काम्पिल्य। क्या है पांचाल की राजधानी? अहिछत्तर या काम्पिल्य। चेदी की शक्तिमती, चेदी की शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है भाई? शक्तिमती है भाई, होगी याद। कौशल की श्रावस्ती। ठीक है भाई,
क्या मुश्किल है? बिल्कुल आसान है सारी की सारी चीज़ें। ये हमारे नोट्स हैं, लेने हो तो आप को प्रोसीजर बता दिया कि टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है। कुरु की राजधानी है, कुरु महाजनपद की राजधानी होती है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य की विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। क्या है? कंबोज की राजधानी हाटक है। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। क्या है? सूरसेन की मथुरा। ठीक है, सूरसेन की मथुरा। असमक की राजधानी है पोटली या पोतन बोलते हैं भाई। असमक महाजनपद की राजधानी पोतन। असमक की राजधानी क्या है? पोतन। गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला। एक बार दोबारा फिर से एक बार उल्टे याद करेंगे। गांधार की राजधानी तक्षशिला, गांधार की तक्षशिला। असमक की पोतन, असमक की पोतन। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की मथुरा। कंबोज की हाटक, कंबोज की हाटक। ठीक है, कंबोज की हाटक। मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य की विराटनगर। कुरु की इंद्रप्रस्थ। क्या है? कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ भाई, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। चेदी की राजधानी है भाई शक्तिमती। ठीक है। पांचाल की राजधानी अहिछत्तर या काम्पिल्य, अहिछत्तर या काम्पिल्य। मल की राजधानी है कुशावती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, अवंती की उज्जैन या महिष्मती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक है। वच्ची की राजधानी है वैशाली, विधेय या मिथिला। ठीक है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। काशी की राजधानी है वाराणसी, काशी की वाराणसी। मगध की राजधानी है गिरिजगृह या राजगृह। अंग की राजधानी है चंपा, अंग की क्या राजधानी है भाई? चंपा, अंग की राजधानी है चंपा। तो सारे के सारे पूरे के पूरे 16 महाजनपद थे जो कि हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इनका जिक्र कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों का जिक्र कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। और उस बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है। ठीक है। 6ठी शताब्दी में इनका उदय हुआ था, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, आ रहा है समझ में? सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो। अगर आपको हमारी ये प्यारी प्यारी PDF चाहिए, ठीक है, हमारे नोट्स चाहिए, तो भाई इसके लिए 30 रुपये आपके लगेंगे। आप पढ़ेंगे भाई मगध राज्य भाई। अब हमारा है मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे भाई, मगध साम्राज्य को। ठीक है। मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश थे एक बार देख लो भाई। देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये हमारा कौटिल्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये धनानंद है। इन सारे के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, इसको ध्यान में रखो बस सिर्फ। भाई देखो, मगध में भाई कितने वंशा ने राज करा? 5 वंशा ने, 5 वंश थे। ठीक है। कौन कौन से वंश थे? एक तो सबसे प्राचीन वंश था, उसके बाद हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश आया। किस ट्रिक से याद रख सकते हो आप? याद रख सकते हो, देखो, अरे क्या होगा, हसीन, हसीन मौर्य, हसीन मौर्य से याद रखो। ठीक है, हसीन मौर्य। एक तो सबसे प्राचीन वंश था सबसे पहला, फिर हर्यक वंश, फिर सीते शिशुनाग वंश, नैसे नंद वंश, फिर मौर्य वंश। सबसे प्राचीन वंश जिसका संस्थापक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है। और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शिशुनाग ही था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे प्राचीन वंश था, उनकी राजधानी हुआ करती गिरिजगृह। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह। ठीक है, मतलब कि पहले 2 वंशा की राजधानी राजगृह, अंतिम 2 वंश जो कि नंद वंश और मौर्य वंश है, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। जो बीच वाला है नाग वंश, उनकी राजधानी थी वैशाली। क्योंकि नाग क्या होता है? विशाल होता है भाई, नाग बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हो जाएगा याद। आगे चलते भाई आगे। सबसे पहले वंश के बारे में देखेंगे भाई। सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश था भाई। सबसे पहला वंश था हर्यक वंश था। हर्यक वंश रहा 544 से लेकर 413 तक। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला राजा बना था बिंबिसार
544 में। कैसे याद रखेंगे? 5 4 4 पंचर चर। अगर आप साइकिल लेके जा रहे हो, एक ट्रिक है, एक अगर आप साइकिल लेके जा रहे हो, साइकिल के आगे क्या आ गया? बम्ब आ गया, बम्ब आ गया, तब बम्ब तक सारा टायर फट जाएगा, मतलब कि पंचर हो जाएगा। बम्ब तक सारा पर बम्ब तक सारा क्या हो गया? पंचर। बम्बसार मतलब बिंबिसार से पंचर चर, ठीक है। तो बिंबिसार राजा बना था 544 में, ठीक है। इसका बिंबिसार का दूसरा नाम था श्रेणिक, श्रेणिक बोलते थे। बिंबिसार का दूसरा नाम था श्रेणिक। इसकी राजधानी थी गिरिजपुर या राजगृह। वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। कौशल पे, वैशाली पे, मगध पे, मतलब इनकी रानियां के लिए विवाह कर लिया था, मतलब इनके राजा थे, इनकी पुत्री के लिए विवाह किया था। एक मदर देश, मगध नहीं था, मदर देश था, मदर देश। मदर देश की एक राजकुमारी हुआ करती सेमा, सेमा ने विवाह किया था, ठीक है। एक वैशाली था, यो वैशाली था, वैशाली का राजा था चेटक, चेटक की पुत्री चेलना ने विवाह किया था भाई, चेलना ने विवाह किया था, ठीक है। तन्नू ब्याह ब्याह करके इन अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, मतलब कि बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार वैवाहिक संबंधों द्वारा किया था, ठीक है। तब भाई जो आर्यक वंश है ना भाई, आर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृहंता वंश मतलब कि जो ये ना एक दूसरे की हत्या करके मनिया, मतलब अपने पिता की हत्या। ये बिंबिसार के बाद आओगा अजात शत्रु। कौन आओगा? अजात शत्रु आओगा। अजात शत्रु अपने पिता ने मार के बनाया था, ठीक है। ये देखो, इसकी एक ट्रिक है इनके राज्य याद करने की, बहु बहु ना, ठीक है, बहु ना, ठीक है। मतलब एक ट्रिक मान लो, क्यों ये अपने पिता ने मारा कर दी? क्योंकि इनकी बहु ना जीण दिया कर दी, नू क्या कर दी कि हाँ भाई अपने पिता ने मार दो। बस ये एक ट्रिक है, एक ट्रिक के रूप में याद करा रहा हूं। बी तय बिंबिसार, ए तय अजात शत्रु, यू तय उद्दीन और ना तय नागदशक। देखो ये याद रखने की ट्रिक है। वैसे कौन सा राजा बनता है? बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। ऐत है अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। युत है उद्दीन, उद्दीन राजा। अरनात है नाग दशक, नाग दशक। ये राजा हुए आर्यक वंश की। आर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। चलो भाई आगे। आजात शत्रु, आजात शत्रु भाई राजा बनया था 493 में बनया था भाई, ठीक है, 493 या 92 में बिंबिसार की हत्या करके बनया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था भाई, ठीक है। इसका उपनाम था कुणिक। उद्दीन, उद्दीन अजात शत्रु की हत्या करके 460 में गद्दी पर बैठा था। पाटलिपुत्र को राजधानी बना भाई। उद्दीन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अंतिम शासक था इनका नागदशक, नागदशक इनका अंतिम शासक था। हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। इन अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली। अंतिम शासक था महापद्मनंद। कौन था? सॉरी गलती लिख दिया भाई, ठीक है, गलती होगी अर्थ है, कुछ गलती यहाँ पे। तो अंतिम शासक था इनका, अंतिम शासक इनका महापद्मनंद नहीं था। अंतिम शासक इनका हुआ करता, अंतिम शासक था भाई इसका महापद्मनंद नहीं था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था कालाशोक। कौन था? कालाशोक, जिसके टाइम पे दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, ठीक है। की तो हुई थी अपनी, बताइए, या हुई थी अपनी पाटलिपुत्र में, ठीक है ना, वैशाली में हुई थी। की तो हुई थी वैशाली में, वैशाली में हुई थी, समझ में आया? द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है। अब आगे है भाई नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। इसका अंतिम शासक था धनानंद। ग्रीक लेखक धनानंद को
एमित्रिज कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एमित्रिज। फिर भाई जो भाई धनानंद को किसने हराया था भाई, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य हराकर राजा बना था। और धनानंद के टाइम पे, चंद्रगुप्त के टाइम पे एक और राजा था, मतलब एक और मतलब विदेशी आक्रमणकारी था, जो कि था अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। इसको ही पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही है। ठीक है, वैसे आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, तो डिटेल में हम अपने हैंड रिटन नोट से करा रहे हैं भाई, हैंड रिटन नोट से हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट से भी हम आपको बिल्कुल डिटेल में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री करा रहे हैं। अगर आप इसको एक बार देख लेते हो, इससे आपकी एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको जीके की हो जाएगी, और जहाँ से ये वेब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, और लास्ट टाइम आपको ऐसे ही मटेरियल की जरूरत होती है। अलेक्जेंडर के पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, और अलेक्जेंडर किसका था, मकदुनिया का शासक था, मकदुनिया का। ठीक है, मतलब कि अलेक्जेंडर भी मकदुनिया का था। इसके गुरु का नाम था अरस्तु। इन आइडेस पीस का युद्ध लड़ा था जो कि झेलम नदी पर हुआ था, और झेलम नदी का पुराना नाम वितिस्ता है, इसलिए इसको वितिस्ता वितिस्ता भी बोला जाता है। वितिस्ता नदी पर यह लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व में लड़ा था। सिकंदर बनाम पोरस, पोरस पंजाब का राजा होता था। सिकंदर और पोरस के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें सिकंदर विजयी हो गया था। इसकी मृत्यु 323 में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 में हुई थी, बेबीलोन में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बऊफ केला। बऊफ केला क्या था, बऊफ केला था, क्या था, बऊफ केला था। याद रखना सिकंदर के घोड़े का नाम, इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब आगे, अगर मौर्य साम्राज्य देख लेते हैं भाई। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, कब से लेके कब तक, 322 ईस्वी से लेके 184 ईसा पूर्व तक था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके गद्दी पर बैठा। मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं भाई। देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर को हराया था भाई। भाई सिकंदर जब मरा था तब ने बेरा है कि 323 में सिकंदर मर गया था। उसका उत्तराधिकारी था भाई सेलुकस निकेटर। तो 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हरा दिया था भाई। किसने, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को हरा दिया था। सेलुकस ने एशिया माइनर की ग्रीक बस्ती का शासक रहते हुए पिपलियान नागरिकों मतलब यूनानियों को भेजा था। ठीक है, सेलुकस निकेटर ने एशिया माइनर की ग्रीक बस्ती का शासक होते हुए भी यूनानियों को भेजा था। ठीक है, भारत में मगध से सिंधु तक का अक्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिया भाई। भारत का मगध तलेगा सिंधु नदी तक का अक्षेत्र अपने उसमें मिला लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। साम्राज्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। स्वर्ण बेगला में मतलब कि मैसूर में इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा। ठीक है, मतलब कि मेगास्थनीज जो यात्री था, सेलुकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में था। ठीक है भाई, भाई चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल हुआ करता भाई, राज्यपाल, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त पुष्यगुप्त ने ना सौराष्ट्र में, गुजरात में एक जगह पड़ा है सौराष्ट्र। ठीक है, उड़े एक झील बनाई। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। क्या नाम था, सुदर्शन झील। कौन था, सुदर्शन झील था। ठीक है, अशोक ने फिर इसका पुनर्निर्माण कराया, टूट गई थी। फिर भाई रुद्रदामन ने अटका फिर बना दी थी यह झील। ठीक है, तो यह थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र था। विद्रोह दमन हेतु सुसीम और अशोक को भेजा भाई देखो तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो इस विद्रोह को दबाने खातर अपने पुत्र सुसीम और अशोक को भेजा।
सीरिया का शासक एंटियोकस ने इसके राज दरबार में एक यात्री भेजा था जिसका नाम था डायमेक्स। क्यों कर याद रखेंगे डायमेक्स किसके माया? देखो डाई डाई क्यों करवाते हैं? जब आपकी शर्ट गंदी हो जाती है, शर्ट पे कुछ बिंदु बिंदु मतलब बिंदु बिंदु लग जाते हैं, तो बिंदु से रखेंगे बिंदुसार, और डायमेक्स इसके में यात्री आया था। मिस्र का शासक टोलमी ने भेजा था एक डायनोसियस भेजा था। डायनोसियस अशोक के राज दरबार में था। ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का महानतम शासक था, 269 में गद्दी में बैठा। राज्याभिषेक के समय पहला अवंती का राज्यपाल हुआ करता, मतलब राज्याभिषेक के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल होता था? अवंती का राज्यपाल होता था। कलिंग युद्ध 261 में लड़ा गया था, मतलब कि इस 8 साल पहले राजा बन गया था भाई। 261 में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी और 269 में ये राजा बन गया था, 269 में गद्दी में बैठ गया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने भाई 1837 में, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे? अशोक के शिलालेख पढ़े थे भाई जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। बुद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और भाई देखो, और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। एक बात देखी, जो हम चैप्टर के पढ़ रहे थे, ये चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष चैप्टर का नाम था। ये मगध के उत्कर्ष में जो सबसे पहला वंश था कौन सा था? सबसे प्राचीन वंश था। उसका पहला शासक कौन था? बृहद्रथ। और जो मगध का मतलब अंतिम वंश का अंतिम शासक भी बृहद्रथ। मतलब ये सेम ना है, सेम ना मानियो, मतलब कि सेम नाम थे उनके। ठीक है, चलो भाई आगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे दीर्घ शिलालेख। अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं 14 तो दीर्घ शिलालेख मिले हैं। कितने? 14 तो दीर्घ शिलालेख मिले हैं, और 13 मिले हैं शिलालेख। ठीक है, अच्छा ये 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख के बारे में जानकारी है। दीर्घ शिलालेख कितने मिले हैं? 14। इनको पढ़ना है सभी को। और प्रशासन देखना है कि मौर्य प्रशासन कैसा था, और हम देखेंगे महत्वपूर्ण पदाधिकारी, सब चीजों को देखेंगे। ये 14 के 14 हम पढ़ेंगे। देखो भाई, पहले शिलालेख में जीव हत्या को निषेध बताया है। दूसरे शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, कोरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यवन हो गए या एंटियोक हो गए, जो भी पड़ोसी राज्य थे ना, ठीक है, में भी मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के बारे में बताया है। पहले में जीव हत्या निषेध, दूसरों के में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का जिक्र करा दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में क्या जिक्र करा है? इसमें करा है युक्त, रज्जु व प्रादेशिक नाम में 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति। भाई तीसरे में 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति, युक्त हो गया, रज्जुक हो गया, प्रादेशिक नामक 3 अधिकारियों की नियुक्ति। चौथा में बेरी घोष दम घोष बदल गया भाई। 14वें शिलालेख में अशोक का जो था ना हृदय कैसा हो गया था कि बेरी घोष से लेके दम घोष में बदल गया भाई। ठीक है, 5वें दीर्घ शिलालेख में बात की है कि राज्यसभा के 13वें वर्ष धम्मा मात्रों की नियुक्ति। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में कौन कौन से धर्म महापात्र नियुक्त किए? 5वें में। 6ठे में प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश है। 7वें में सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करे भाई, और साथ में निवास करे सभी संप्रदाय के लोग साथ में। 8 में अशोक द्वारा धर्म यात्राओं का प्रारंभ भाई, हाथ में हाथ घाल का भाई अशोक की धर्म यात्राओं का प्रारंभ। 9वें में धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, धम्म मंगल को। 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता बताइए भाई, 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया है। 11वें में धम्म दान का उल्लेख है। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता पर बल है। 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कलिंग विजय, कलिंग की लड़ाई का उल्लेख है भाई। ठीक है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, कोरल पुत्र, ताम्रपर्णी का उल्लेख दिया है। ठीक है, और जो अपना 14वां जो दीर्घ शिलालेख है उसमें सभी लेखों हेतु
उपसंहार स्वरूप है। ठीक है, सभी लेख हेतु उपसंहार स्वरूप है। ठीक है, मतलब 14 जो शिलालेख है ना, उसमें इंपॉर्टेंट कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और फिर 13वां एक याद रख लियो। ठीक है, आगे 14 जो शिलालेख वो किस किस शुरुआत हुए हैं। गिरनार, या जूनागढ़, गिरनार को जूनागढ़ भी बोलते हैं भाई, ये गुजरात में पड़ता है। साहबाजगढ़ी ये पेशावर पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। धौली तो ही प्राप्त हुआ है, धौली अपना पूरी उड़ीसा में पड़ा है। और जोगढ़ ये अपना उड़ीसा में पड़ा है, जोगढ़ भी। ठीक है, धौली और जोगढ़ उड़ीसा में। कालसी अपना उत्तराखंड देहरादून पड़ता है। सोपरा तय मिले हैं, ये ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है। और भाई मानसेरा अपना पाकिस्तान में है, हाजरा जगह पे। और भाई एराइन गुंडी ये अपना आंध्र प्रदेश में पड़ता है भाई। कंधार अफगानिस्तान में, कंधार कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। संती ये अपना कर्नाटक के गुलबर्गा में पड़ता है, कर्नाटक के गुलबर्गा में। ठीक है, आगे भाई 13वें शिलालेख में इन्होंने ये बताया है कि इसमें 5 यवन राजाओं का जिक्र है। कौन सी, एक तो मिस्र का राजा हुआ करता फिलाडेल्फस, इसका जिक्र है। एक एरिपस है, अलेक्जेंडर या अलेक्संदर। ठीक है, एरिपस एक देश है, उसका एक राजा है अलेक्जेंडर, उसका जिक्र है भाई, अलेक्जेंडर का। साइरिन एक देश है, उसमें मैगस का जिक्र है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। 13वें शिलालेख में कितने यवन राजाओं का जिक्र है भाई, 5 यवन राजाओं का जिक्र है। मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, एरिपस का राजा अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर ये अपना सिकंदर तो था। ठीक है, एरिपस देश था जिसे मकदूनिया बोलते हैं। और साइरन देश के मैगस का। मैसिडोनिया का राजा था एंटियोगोनस। और सीरिया का राजा था एंटियोकस, सीरिया के राजा एंटियोकस का जिक्र है। ठीक है, और मैसिडोनिया के राजा एंटीगोनस गोनाटस को अंतकिन बोलते थे। क्या बोलते थे, अंतकिन। और सीरिया का राजा था एंटियोकस, इसको एंटियोक बोला जाता था। ठीक है, ये अपने 5 यवन राजा हैं। मौर्य प्रशासन की इकाई देख लेते हैं। ठीक है, जो ये मौर्य प्रशासन का जो साम्राज्य था, सबसे हमारा क्या होता था कि सबसे जो ऊपर होता था अपना, ये अपना था साम्राज्य। क्या होता था भाई, साम्राज्य था। सबसे निचली इकाई, नीचे से शुरुआत करेंगे भाई। सबसे निचली इकाई थी अपनी ग्राम। क्या थी, ग्राम, सबसे छोटी इकाई। फिर आता संग्रहण, 10 गांवों का। फिर 200 गांवों को खावर्टिक बोलते थे, 200 गांवों का समूह खावर्टिक। 400 गांवों का द्रोणमुख, 800 गांवों का स्थानीय, 800 गांवों का स्थानीय। और अपना भाई विषय, फिर भाई अपना क्या था भाई, उसके ऊपर होता था विषय और उसका प्रमुख था विषयपति। मंडल को होया करता प्रदेष्टा, मंडल का क्या होया करता, प्रदेष्टा। और फिर होया करता प्रांत। ठीक है, सबसे छोटी इकाई थी गांव, 10 गांवों का संग्रहण, 200 का खावर्टिक, 400 का द्रोणमुख और 800 का स्थानीय। फिर आहार, फिर अपना मंडल और फिर सबसे ऊपर प्रांत। ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी देख ले हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी। ठीक है, देखो ये है, गाड़ी तो देखेंगे। जो प्रधानमंत्री था भाई वो तो पुरोहित होया करता, जो कौटिल्य था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता। समाहर्ता राजस्व मंत्री होता था। समाहर्ता क्या होता था, राजस्व मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सन्निधाता होता था कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष क्या होता था, सन्निधाता। और भाई अपना सेनापति होगा था सैन्य मंत्री। प्रदेष्टा क्या होता था, फौजीदारी न्यायालय का प्रमुख होता था। और मंडल का अध्यक्ष भी प्रदेष्टा होता था। मंडल का अध्यक्ष भी क्या होता था, प्रदेष्टा होता था। व्यवहारिक होता था दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष। दंडपाल सैन्य संसाधन एकत्रित करने वाला। क्या होता था, सेना खातर संसाधन एकत्रित करने वाले को दंडपाल बोलते थे। क्या बोलते हैं, दंडपाल। और सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाले को अंतपाल बोलते थे। क्या बोलते थे, अंतपाल। जो मतलब सीमाओं की सुरक्षा करेगा उसने अंतपाल बोलते थे। क्या बोलते थे, अंतपाल। और देख लेते हैं, एक है भाई उद्योग मंत्री होया करता कर्मांतिक। उद्योग मंत्री क्या होता था, कर्मांतिक होता था, कर्मांतिक। दुर्गपाल देश के भीतर
दुर्ग की देखभाल करने वाले को। नागरिक, नगरों की व्यवस्था जो देखा करता था नागरिक। राजकीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला प्रशासता भाई, जो भाई थोड़े से डॉक्यूमेंट हुआ करते उस टाइम पे, उनकी जो सुरक्षा करने वाले को क्या बोलते थे, प्रशासता। ठीक है। राज प्रसादों का अधिकारी हुआ करता दोवारिक। राजा की निजी अंगरक्षक सेना हुआ करती अंतरवसिक। भाई अंतरवसिक होती थी निजी सेना, मतलब उसके बॉडीगार्ड। ठीक है, बॉडीगार्ड को अंतवर्षिक बोला जाता था। चलो भाई आगे। वन विभाग का प्रमुख होता था आटविक। वन विभाग का प्रमुख तथा आटविक क्या होता था, आटविक होता था भाई वन विभाग का प्रमुख। मंत्री परिषद का प्रमुख हुआ करता मंत्री परिषद का अध्यक्ष, ये तो आसान है। सेना का संचालन करता कौन करता था, नायक करता था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मगध साम्राज्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। ये बात था भाई सुंग वंश। कौन सा वंश, सुंग वंश को पढ़ेंगे। सुंग वंश 185 से लेकर 75 तक था। 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक। इसका संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग। समय में भागवत धर्म का विकास हुआ था। इस समय में भागवत धर्म का, क्योंकि चारों तरफ बौद्ध और जैन धर्म थे। फिर पुष्यमित्र सुंग आया, जो कि एक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, और ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण साम्राज्य था ये। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अंतिम सुंग शासक के बाद कण्व वंश की स्थापना होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भाई आंध्र सातवाहन वंश। इसका संस्थापक था सिमुक। महान शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। पुराणों में इसे आंध्र वंश भी कहते हैं। कौन से पुराण में, मत्स्य पुराण में। गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख में द्वितीय चक्रवर्ती कहा भाई इसको, इसको अपना गौतमी पुत्र सतकर्णी को। इस काल में तांबे, कांसे और शीशे के सिक्के प्रचलित हुए हैं भाई। ठीक है भाई, देखो भाई अगर आपने ये सारी चीजें डिटेल में करनी है ना, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तो सिर्फ एक रिवीजन पर्पज से था भाई, रिवीजन पर्पज है, यो सिर्फ रिवीजन होगा इससे। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, ठीक है, बैक्ट्रियाई यूनानियों ने किया था, जिन्हें यमन कहते हैं। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जो हमारा टॉपिक हमारा विदेशी आक्रमण मौर्य उत्तर काल के बाद, मौर्य काल के बाद। ठीक है, तो सबसे पहला यूनानियों ने किया था, बैक्ट्रियाई यूनानियों ने, जिन्हें यमन कहते हैं। इंडो ग्रीक पढ़ेंगे सबसे पहले। पहला आक्रमण पुष्यमित्र सुंग के समय हुआ था। भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम यूनानी शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम था, कौन था, डेमेट्रियस प्रथम था। महानतम शासक था यूनानी, हिंदू यूनानी था मिनांडर, जैसे मिलिंद कहते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करे थे भाई यवना ने। बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था इन्होंने भाई। एक मिलिंद पढ़ाओ ग्रंथ है, जो कि हमारा किस किस के बीच में है, बताइए किस किस के बीच में है, मिनांडर और नागसेन के बीच में। मिनांडर और नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तरी है, जो कि एक किताब में लिखी गई है मिलिंद पनाओ में। ठीक है, यूक्रेटाइडस वंश के शासक तक्षशिला को राजधानी बनाया था। ठीक है भाई, आगे फिर आए थे शक इनके संस्थापक थे विक्रमादित्य। 57 ईसा पूर्व में मालवा के शकों को हराया था भाई इन्होंने। तो फिर हरा का कौन सा संवत चलाया था, शक संवत चलाया था। ठीक है, शक संवत नहीं, इन्होंने विक्रमी संवत चलाया था, विक्रमी। ठीक है, कौन सा संवत चलाया था, विक्रमी संवत चलाया था। देखो, इस विजय की स्मृति में विक्रम संवत आरंभ किया था। शकों को सत्रप भी कहते थे। शक राजाओं को क्या बोला जाता था, सत्रप भी बोला जाता था। ठीक है, जो हमने रुद्रदामन पढ़ा था वो हमारा शक राजा था। इसने क्या कराया था, इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, बताई नहीं थी। सुदर्शन झील किसने बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल जिसका नाम था पुष्यगुप्त ने बनाई थी, पुष्यगुप्त ने। ठीक है,
फिर आए थे, पहले आए थे यमन, फिर आए थे हमारे कौन आए थे, शक, फिर ये आए हैं पल्लव। ठीक है, वास्तविक संस्थापक था मिथ्रडेटस प्रथम। ठीक है, मिथ्रडेटस प्रथम। ठीक है, और इसका महानतम शासक था गोंडोफर्निस। कौन था? गोंडोफर्निस था। इनका मूल निवास था ईरान था, यही चीज याद रखनी है। ठीक है, इनका प्रथम प्रमुख शासक था गोंडोफर्निस और पहला शासक था मित्रडेटस प्रथम था। फिर उसके बाद आए थे पल्लव, के बाद आए थे कुषाण, पल्लव के बाद आए थे कुषाण। कुषाणों के संस्थापक थे कुजलफर्डिसेस और इनके महानतम शासक थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। इनकी राजधानी थी पेशावर और ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई थी मथुरा। कुषाणा की गर्मी में राजधानी होती थी मथुरा और वैसे राजधानी थी पुरुषपुर। भाई कुषाणा ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था और 57 ईसा पूर्व में कौन सा संवत चलाया था? विक्रमी संवत, विक्रमादित्य ने चलाया था भाई। ठीक है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण संरक्षक हुआ था भाई कनिष्क। कनिष्क में चौथी क्या हुई थी? बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और भाई अपने भाई 4 प्रमुख विद्वान थे इसमें, अशोघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक। चरक ने चरक से ही था लिखी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है और अशोघोष। ठीक है, चरक चिकित्सा विज्ञान की प्रमुख पुस्तक चरक संहिता के रचयिता हैं। ठीक है, ये संगम युग के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। संगम युग मतलब कि अपना दक्षिण भारत का इतिहास है और फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य को भी देखेंगे। ठीक है, संगम युग पढ़ेंगे भाई। संगम युग क्या था? तमिल कवियों के संघ को अक्कम या मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है संगम। आयोजन स्थल इनका हुआ था मदुरई में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में। किसके राजाओं में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरई में हुआ था। 3 संगम हुए थे। पहला संगम हुआ था मदुरई में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, जिसे अल्क पेरू बोलते हैं। इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य और तोल्कापियर थे। तोल्कापियर ने किसकी रचना करी है? तमिल रामायण की रचना की है भाई। तमिल रामायण की रचना तोल्कापियर ने करी है। ठीक है, पहले 2 में अगस्त्य थे, पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में। तीसरा हुआ था उत्तरी मदुरई में और इसके अध्यक्ष थे नकीरर। कौन थे? नकीरर। कौन थे? नकीरर। ठीक है भाई, अब देखेंगे 3 वंश देखेंगे, चेर, चोल और पांड्य। सबसे पहले चेर देखेंगे। चेरा की राजधानी हुआ करती वांजी या करूर। वांजी या करूर इनकी राजधानी होती थी भाई। और भाई इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। ठीक है, यह भाई दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि चेरों के प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। धनुष में क्या होगा भाई? तीर होगा, और तीर तो भाई सबको चीर देगा, तो चीर से चेर याद रखेंगे। प्रथम शासक था उदयनजेरल। ठीक है, उदयनजेरल था भाई। महानतम शासक कौन था? सेनगुटवन था और इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। लाल चेर की किसे जाना जाता है? सेनगुटवन को। प्रसिद्ध कन्याकुमारी मंदिर चेरा ने बनाया था। और भाई पत्नी पूजा की शुरुआत भी चेरा ने। भाई पत्नी की पूजा करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी ना? तो भाई बात चीर देगी। ठीक है ना, चीर कर नीले ड्रम में डाल देगी है। आगे चलेंगे भाई। चोल, इनकी राजधानी थी उरेवुर या कावेरीपत्तनम। इनका प्रतीक चिन्ह था बाघ। प्रथम शासक था इलमिल। क्या था? इलमिल। चोल चलो और इले मिलो चलो और इले मिलो। तो चोला का प्रथम शासक था इलमिल और महानतम शासक था करिकल। क्या था? करिकल। ये पढ़ेंगे पांड्य। पांड्य की राजधानी थी मदुरई। प्रतीक चिन्ह था मछली, 2 मछली हुआ करती। और इनका प्रथम शासक था नेडुजेलियन। संगम साहित्य का बड़ा संरक्षक था पांड्य राजा, क्योंकि पांड्य राजाओं के संरक्षण में तो हुए थे। अशोक के अभिलेखों में पांड्यों का उल्लेख है। ठीक है भाई, अगर आपको डिटेल तक करनी है ना, कति डिटेल तो आपको करनी है, तो आपने क्या करना होगा? आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे डिटेल तक, बिल्कुल डिटेल तक जीके जीएस चल रही है, हमारे हैंड रिटन नोट से कराई जा रही है भाई। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। गुप्त साम्राज्य। गुप्ता का सबसे पहला राजा होगा था सूर्यगुप्त।
क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने 240 से लेकर 280 के ईसा पूर्व में। बिल्कुल याद रखना है, इंपोर्टेंट वंश है भाई, ये वंश इंपोर्टेंट है, जैसे ये याद रखना है, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। किसने करी थी भाई? श्रीगुप्त ने करी थी, ठीक है। आगे है फिर आया था भाई अपना चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और भाई ये आया था 319 से लेकर 334 तक रहा था, और 320 में इसने एक संवत चलाया था, गुप्त संवत। लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था भाई, कुमारी देवी से विवाह, कुमारी देवी से, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। भारत का नेपोलियन बिल्कुल गलत, गलत है, गलत लिख दिया भाई यहाँ पे। भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है, गलत लिखा गया, सॉरी, ठीक है। देखो अब आता है समुद्रगुप्त, ठीक है। इसको बोला जाता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की है अरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, ठीक है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, और इसके रचयिता अरिसेन। द्वितीय अशोक भी कहा जाता है इसे, समुद्रगुप्त को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। वीणा मतलब संगीत का प्रेमी था भाई, और इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग इसके शासनकाल में हुआ था। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी पाटलिपुत्र को बनाया था। नवरत्न रहा करते भाई इसके शासनकाल में द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य आज तक 14 लोगों ने उपाधि धारण की है। सबसे पहला एक आए थे सकानारा का एक राजा महाराज ने विक्रमी संवत चलाया था, विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, उसने भी यह उपाधि धारण की थी, ठीक है। नवरत्न कालिदास था, वरामीर था, शंकु था, धनवंतरी वैद था, अमर सिंह था भाई, अर्घट प्रकर था, वेताल भट्ट था, यह जादूगर होया करता, ठीक है भाई। और इसका प्रमुख मंत्री कालिदास था। वरामीर खगोल शास्त्री था, और ये भाई वास्तुकार था शंकु, ठीक है। ये भाई इसके में नवरत्न होया कर दे, ठीक है। और भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। लो सतम दिल्ली के मेरोली में लो स्तम ना, वो गुप्त वंश का है, गुप्त वंश का है। कुमार गुप्त भाई, ये वही कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त ने, ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई आगे सकंदगुप्त। हुणों के आक्रमण का सामना सबसे पहला सकंदगुप्त ने कराया भाई। अंतिम शासक था विष्णुगुप्त तृतीय। हुणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय सकंदगुप्त को दिया जाता है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, सॉरी भाई मैंने नो बताई थी ना कि सकंदगुप्त ने उसने सुदर्शन झील का पुनः उद्धार, रुद्रदामन बता दी थी पीछे, मेरे पर गलती होगी भाई, सॉरी मांगू। उसका पुनः निर्माण सकंदगुप्त ने कराया था। सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था भाई। सकंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था, ठीक है। सकंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजे थे, ठीक है। किसके दरबार में राजदूत भेजे थे? सांग के दरबार में राजदूत भेजे थे 466 में भाई, ठीक है। अंतिम शासक भाई गुप्त वंश का विष्णुगुप्त तृतीय था। गुप्तकालीन स्थिति देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? राजपथ वंशानुगत था। सबसे बड़ा अधिकारी कुमार मात्य होता था। सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा हुआ करता? कुमार मात्य, ठीक है। गुप्तचर कर्मचारी, दूत और पुलिस को चाट या बाट बोलते थे। सामाजिक स्थिति, वैश्य की स्थिति गिरी थी, शूद्रों की स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण ऐरण अभिलेख में मिलता है, ये पहले भी मैंने बताया है, ठीक है। समाज में दहेज, पर्दा, बाल विवाह, दास प्रचलित थी। फाहियान ने ऐस प्रस्ता का उल्लेख किया भाई, ठीक है। फाहियान की किताब कौन सी है? सीयू की। आर्थिक स्थिति, प्रमुख फसलें थी चावल और जौ। खिल्ले भूमि किसे कहते थे? जो उपजाऊ ना होती थी उसे क्या बोला जाता था? खिल्ले भूमि। प्रमुख उद्योग थे कपड़ा उद्योग। मुद्रा थी चांदी के सिक्के, स्वर्ण दिनार। रोमन साम्राज्य के विभाजन से व्यापार में गिरावट आई थी, क्योंकि उस टाइम पर रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया था और व्यापार में थोड़ी सी
गिरावट आई थी। फाहियान, आम लोग कोड़ियों से लेन देन करते थे। फाहियान का कहना कि जो आम लोग थे ना वह कोड़ियों से लेन देन करते थे। सांस्कृतिक स्थिति किसी थी भाई, भाई पूजा किसकी करा करते, त्रिमूर्ति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की। संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय था और शैव संप्रदाय था। स्थापत्य नागर शैली के मंदिर देखने मिले हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। किसके टाइम पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। विद्वान थे कालिदास थे, ब्राह्मीर था, दंतवरी था, ब्रह्मगुप्त था। प्रमुख मंदिर था देवगढ़ में एक दशावतार मंदिर बनाया था भाई। देवगढ़ में दशावतार मंदिर प्रथम शिखर शैली में ईंट से निर्मित था भाई। प्रथम शिखर शैली में ईंट से निर्मित था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिनको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि विष्णु मंदिर, ये अपना तिगांव में करा था, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है भाई। ठीक है। शिव मंदिर, बुमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया था, मध्य प्रदेश में पड़ता है भाई। एक भाई पार्वती मंदिर, यह भी मध्य प्रदेश में। तो विष्णु, शिव और पार्वती ये तीनों मध्य प्रदेश में पड़ा है। ठीक है। नवा कुंड्रा में पड़ता है पार्वती मंदिर। लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर सिरपुर के छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है। अब देखेंगे गुप्ता के बाद में गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्ता के बाद में कौन कौन है। इसमें एक हम साम्राज्य पढ़ते हैं, हर्षवर्धन का साम्राज्य, और इसमें जब आप हरियाणा जी के पढ़ोगे तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और वैसे भी हमने डिटेल में करा रहे भाई, अपने हैंड रिटन नोट्स आते हैं। ठीक है। ये एक रिवीजन पर्पज के लिए वीडियो है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठा था भाई हर्षवर्धन। इसने शिलादित्य की उपाधि ली थी। हर्षवर्धन ने किसकी उपाधि ली थी, शिलादित्य की। ठीक है। इसने अपनी राजधानी पहले थानेश्वर और फिर बाद में बनाई थी कन्नौज। ये सेम टू सेम पर्सन हरियाणा सीईटी के पेपर में पूछा जाता था, एचएसएससी सीईटी में, सीईटी प्री के पेपर में 2025 में जो पेपर हुआ था। और प्रश्न बता दूंगा, ये था 27 मॉर्निंग में, 27 मॉर्निंग की ये शिफ्ट भी बता दूं तो शिफ्ट थी, तीसरी शिफ्ट थी भाई। तीसरी शिफ्ट में ये सेम टू सेम प्रश्न था कि इसने अपनी राजधानी कित बदली थी, पहले थानेश्वर थी, फिर यह कन्नौज बदली थी। ठीक है। रचनाएं थी नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। इसका राजकवि कौन था, बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने किसकी रचना करी थी, हरिश्चरित्र की रचना करी थी। कौन सा याद रहा था, अमीन श्याम। 630 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। ठीक है भाई, पुलकेशिन द्वितीय के साथ। उसके बाद आता पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। 750 ईस्वी की बात है, गोपाल शासक था। इसका उत्तराधिकारी हुआ था धर्मपाल। ठीक है। गोपाल वंश का संस्थापक था गोपाल और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, धर्मपाल। भाई पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। क्या थी, मुंगेर थी। और इसकी इन्होंने, धर्मपाल ने किसकी स्थापना करी थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। किसने करी थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। बौद्ध धर्म में मान्या करता। सबसे शक्तिशाली राजा था देवपाल। इनका सबसे शक्तिशाली राजा कौन आया था, देवपाल। ठीक है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में विहार हेतु 5 गांव दान दिए थे देवपाल ने भाई। किसने, देवपाल ने। ठीक है। इसके अनुरोध, बालपुत्र देव के अनुरोध पर। अंतिम शासक था गोविंद पाल। अंतिम शासक था गोविंद पाल। जो पाल वंश था, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, उत्तराधिकारी था धर्मपाल। इसकी राजधानी थी मुंगेर और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। बौद्ध धर्म को माना जाता था। सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था, देवपाल। जावा में शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर नालंदा के विहार हेतु 5 गांव दान दिए थे। अंतिम शासक था गोविंद पाल। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश देख लेते हैं। सबसे पहले पल्लव। आपको क्या हमने पल्लव पढ़ा था, वो पहलव थे। क्या थे, पहलव थे। ठीक है, पल्लव, समझ आया। अब देखेंगे पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे, सिंह विष्णु। ठीक है।
राजधानी थी इनकी कांची कांचीपुरम। महत्वपूर्ण निर्माण महाबलीपुरम में रथ मंदिर। भाई महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर है, उसका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया। भाई किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया, जो कि पल्लव वंश से संबंधित था। ठीक है, किसने यो कराया था? अपना नरसिंहवर्मन प्रथम ने, नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। ठीक है, और फिर आए भाई नरसिंहवर्मन द्वितीय। इसने कांची में कैलाश मंदिर, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करा। ठीक है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था, और इसकी राजधानी थी कांची। ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन ने कराया था। 630 तक 668, 575 तक 600 तक सिंह विष्णु था। ठीक है, कांची में कैलाश मंदिर का नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। हो गया याद भाई? चलो भाई अवेन सांग नरसिंहवर्मन प्रथम के शासन काल में कांची आया था। जो अवेन सांग वो है जो कि अपना हर्षवर्धन के शासन काल में था। अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। क्या नाम था? अपराजित वर्मन था। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राजधानी थी मान्यखेट। महत्वपूर्ण निर्माण राष्ट्रकूटा ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। धरु या फिर धारावरस प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। भाई कन्नौज में अधिकार लेने खातर त्रिपक्षीय संघर्ष था, उसमें किस राष्ट्रकूट शासक ने भाग लिया था? धरो ने, धारावर्ष ने। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। मतलब कि प्रतिहार नरेश वत्सराज को और नरेश धर्मपाल को। पाल वंश का कौन था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी आया था। किसके में? इंद्र तृतीय के में। अंतिम महान शासक कौन था? करसन तृतीय। एलोरा में एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने के समय ही हुआ था। ठीक है, तो साथियों हमारे ये 2-3 वंश रह गए हैं। ठीक है, इनको अगर आप PDF लेते हो आप इन्हें खुद पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक थी क्योंकि थोड़े से टेक्निकल इशू के कारण हमें क्लास बंद करनी पड़ी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेडिवल हिस्ट्री कराएंगे। कौन सी हिस्ट्री कराएंगे? मेडिवल हिस्ट्री आपको पूरी कराने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।